हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। हमारे इस चैनल पर जो है आज ये वीडियो जो है एनसीईआरटी हमारे चैनल पर जो है चल रही है और क्लास 6 की एनसीईआरटी जो जियो की है उसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। और इसके नोट्स भी जो है आपको हमारे जो चैनल का नाम है वो आप टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा, ठीक है। वही स्पेलिंग आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आपको जो है चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर जो है उसके पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आज हमारे सामने है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसका नाम है पृथ्वी की गतियां। इसमें जो है पृथ्वी की गतियां हैं उनके बारे में जानेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे घूर्णन है, परिक्रमण है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं सीधे सीधे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में बताया गया है घूर्णन के बारे में और परिक्रमण के बारे में। शुरुआत होती है घूर्णन और परिक्रमण के बारे में। तो घूर्णन किसको कहते हैं तो बता देते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब जरा इसको जो है थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर एक चित्र भी दे रखा है, ये पृथ्वी का एक चित्र दे रखा है। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, ठीक है, ये पृथ्वी है और वो अपने अक्ष पर ऐसे करके घूमती है, यानी कि इधर से ऐसे होते हुए घूमती है और फिर घूम के ऐसे आ जाती है। इसको कहते हैं घूर्णन, ठीक है, इसको कहते हैं घूर्णन। अब बात आती है परिक्रमण की कि परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण भी मैं आपको बता देता हूं कि परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण जैसे ये मान लीजिए ये है हमारा सूर्य, ठीक, ये है हमारा सूर्य, ठीक, ये हमारा सूर्य है और ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये है बाकी के ग्रह, ठीक, ऐसे करके ग्रह हैं इधर और इधर इधर सारे ग्रह हैं। तो पृथ्वी एक कक्षा में जो है ऐसे करके जो समय लेती है घूमने को, सूर्य के चारों ओर जब घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण। अब परिक्रमण को जो है आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप जैसे वहां पर शिवलिंग की परिक्रमा लगाते हैं, किसी मूर्ति की परिक्रमा लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एंट्रेंस से घूमते हैं और ऐसे घूम के फिर आप यहीं पर आ जाते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं परिक्रमा कहते हैं। तो इस परिक्रमा से जो है परिक्रमण को भी याद रख सकते हैं कि सूर्य का जब पृथ्वी घूमती है उसके चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? उसको परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घूर्णन। अब घूर्णन जो है इसके बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो घूर्णन की वजह से क्या होता है? घूर्णन की वजह से दिन और रात जो है वो होते हैं। तो दिन रात की घटना किस स्थिति, किस पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो घूर्णन के कारण होती है। और वर्ष में जो 365 दिन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो वो होते हैं परिक्रमण की वजह से। और परिक्रमण की ही वजह से जो है ऋतुओं में परिवर्तन आता है, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन भी परिक्रमण की ही वजह से आता है। ये चीजें आगे भी हैं इस चैप्टर में, मैं वो भी आपको पॉइंट के साथ बताता चलूंगा। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो है वो कह रहा है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो किसी कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक है। तो कक्षीय समतल किसे कहते हैं? पृथ्वी को, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 23.5 डिग्री झुका हुआ पढ़ा था, लेकिन अभी हमारे सामने 66.5 डिग्री का कोण क्या आ गया, ये भी जानना हमको बहुत जरूरी है। तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर बता रहे हैं कि प्रदीप्त सूर्य से प्रकाश प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। एकदम सही बात है कि ये सूर्य है और सूर्य के सामने अगर पृथ्वी है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक ही तरफ के पोर्शन को प्रकाशित कर सकता है। और चाहे सूर्य का प्रकाश हो, अगर आप रूम में भी अगर आप बैठे हैं, आपके सामने बल्ब जल रहा है और उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके सिर्फ एक हिस्से पर ही उस बल्ब की या लाइट की रोशनी पड़ेगी, पीछे वाले हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसी तरह से सूर्य पृथ्वी के साथ है। अब बता रहे हैं प्रदीप्त व्रत के बारे में। प्रदीप्त व्रत से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पेपर्स में जो है क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो ये कक्षीय समतल और प्रदीप्त व्रत ये क्या है, इसको हम फिगर के साथ जरा इसको भी हम लोग समझते हैं।
तो ये आ गया हमारे सामने एक चित्र प्रदीप्त वृत्त और कक्षीय समतल के बारे में। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, यानी कि जो ये वाली लाइन अगर पूछी जाए तो क्या है, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, तो यहां से जो इसका झुका हुआ कोण है वो कितना है, वो है हमारा 23.5 डिग्री। ठीक है, वो हमारा 23.5 डिग्री। लेकिन जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इससे अगर ये वाला अगर कोण पूछा जाए तो ये कितना है, तो ये है हमारा 66.5 डिग्री। ठीक, ये है हमारा 66.5 डिग्री। और जो ये लाइन है, अगर पृथ्वी सीधी होती तो इस लाइन को क्या कहते हैं, पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक है, ठीक है। अब पृथ्वी विषुवत वृत्त हमारी, या विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, वो हमारी ये है। तो ठीक है, तो ये जो हमारा कक्षीय समतल, पृथ्वी का जो अपने अक्ष का झुकाव है कक्षीय समतल का, वो कितना है, 66.5 डिग्री है। और यही चीज जो है कक्षीय समतल के बारे में बता रही थी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है प्रदीप्त वृत्त के बारे में। तो प्रदीप्त वृत्त की डेफिनेशन में ही लिखी थी कि सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी के एक हिस्से पर पड़ता है तथा वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, आधे हिस्से पर जो है सूर्य की रोशनी पड़ रही है, आधे हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो इस हिस्से को क्या कहेंगे, इस हिस्से को कहेंगे प्रदीप्त वृत्त। और प्रदीप्त वृत्त जो है घूर्णन के कारण पृथ्वी का दिन एवं रात होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको भी बताया था कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं, और परिक्रमण के कारण क्या होते हैं, वर्ष परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रदीप्त वृत्त। मैंने जब कल करवाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 और 2015 दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रदीप्त वृत्त क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब दैनिक गति के बारे में भी जान लेते हैं। ये हाईलाइटेड नहीं है लेकिन ये भी कहा जाता है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और इसे ही जो है पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जब ऐसा करके घूम रही है, ठीक है, इसको घूर्णन गति भी कहते हैं, और इसको है पृथ्वी का दिन भी कहते हैं। इसको पृथ्वी दिन भी कहा जाता है, और इसी को जो है पृथ्वी दिन को ही जो है दैनिक गति भी कहते हैं। तो घूर्णन, पृथ्वी दिन और दैनिक गति तीनों जो है एक ही चीज है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा करके आपसे जो है जो एग्जामिनर आपका आईक्यू को और आपके इंटेलिजेंस को चेक करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है खगोल शास्त्री हमारे आर्यभट्ट जी के बारे में। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। तो भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है और अपने अक्ष पर ही घूमती है। जबकि उस समय के जितने भी वैज्ञानिक वगैरह थे वो ये सारी चीजें या बाकी के देश जो थे वो ये बात नहीं जानते थे। ठीक है, आर्यभट्ट ही थे। इनकी अगर पुस्तक का अगर आपको नाम पता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है फटाक से कमेंट करके बताइए कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो बता रहे हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो हमारे जो दिन और रात होते हैं वो घटनाएं नहीं होंगी। और इसके साथ साथ जो है वो क्या हो जाएगा, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि सपोज ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है और पृथ्वी का एक हिस्से पर पड़ रही है। तो इस हिस्से पर अगर घूर्णन नहीं होगा तो हमेशा इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि यहाँ पर लावे की नदियां जैसी होंगी। और इस हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है सूर्य की, तो यहाँ पर इतनी ठंडक होगी कि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी होगी। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी पृथ्वी पर अगर सूरज जो है हमारी पृथ्वी का अगर घूर्णन नहीं होगा तो। ठीक है, ये तो वैसे बता दिया लेकिन आपको जानना चाहिए। आप बताते हैं वही चीज इसमें भी लिखी है कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो इस अवस्था में जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा अगर पृथ्वी अपना घूर्णन नहीं करती है तो। ठीक है, फिर बता रहे हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। मैंने आपको भी बताया था। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 घंटे, यानी कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में जो है 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल टाइम लगता है परिक्रमण करने में वो ये लगता है 365 दिन और 6 घंटे। और दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो हमको 365 दिन का मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग साल जो है 365 दिन का मानते हैं, और बाकी के जो बचे 6 घंटे हैं
ये 4 साल में ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, इसको 24 घंटे का एक दिन मान लेते हैं और लीप वर्ष में जो है इसको हम लोग रख देते हैं। और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपको पता है कि 28 दिन की जो ये फरवरी होती है, 28 दिन की फरवरी को हम लोग कर देते हैं 29 दिन की फरवरी में चेंज। ठीक है, हम लोग कर देते हैं एक दिन जो है उसमें बढ़ा देते हैं, और जब फरवरी 29 दिन की होती है तब वो क्या कहलाता है, तब वो हमारा वर्ष कहलाता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर, ठीक, लीप ईयर कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे बात की जा रही है बाकी के कुछ फिगर्स की। ठीक है, हम लोग उसको भी देखते हैं और समझते हैं। ये हमारे सामने है पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन का एक चित्र। ठीक है, परिक्रमण के बारे में भी है और ऋतु में परिवर्तन के बारे में भी है। तो ये है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, और पृथ्वी जब इसकी ऐसे इस तरह करके इस कक्षा में परिक्रमा करती है। अच्छा, इस कक्षा को क्या कहते हैं, जिन्होंने हमारा फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो उनको पता होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस तरह से चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। ठीक है, इस पथ को जो है क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, दीर्घ वृत्ताकार, इस पथ को हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा वृत्त नहीं है, ये जो है यहाँ पर कुछ ज्यादा खींच रहा है, यहाँ पर ज्यादा खींच रहा है, और यहाँ पर जो है उतना खिंचाव नहीं है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के से दूरी इतनी नहीं है। ठीक है, तो इस पथ को जो क्या कहते हैं, इस ओवरऑल पथ को कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ। ठीक है, क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो ये पूछा जाता है, इसको आप याद करिएगा। अब ऋतु परिवर्तन भी इसी की वजह से होता है। तो देखिए, ये पृथ्वी जो है इस तरह से हमारे 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है और ये घूम रही है। इस टाइम पे जो है क्या हमारा 23 सितंबर के आसपास में जो है हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है और जो जिस तरह से होती है परिक्रमण गति, वो ऐसे होती है। ठीक है, और फिर वो घूमते हुए इस तरफ आ जाती है, और जब ये इस समय का समय आता है तो हमारा क्या कहलाता है, 22 दिसंबर का समय होता है, और इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अयनांत। ठीक, और फिर इधर से ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाती है, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है हमारा, इसको हम लोग इस स्थिति को कहते हैं विषुव। अब देखिए, विषुव की स्थिति में उत्तरी ध्रुव में उस समय क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में उस समय वसंत होता है, और दक्षिणी ध्रुव में उस समय क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में उस समय, दक्षिणी ध्रुव में कब वसंत आता है, 23 सितंबर के आसपास में। ठीक है, और उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में होता है हमारे शरद ऋतु। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, हमारी शरद ऋतु होती है उत्तरी ध्रुव में। फिर वही बात आ रही है कि जब इस तरह से घूम के आता है इधर, इस समय को क्या कहते हैं, इस समय को कहते हैं उत्तरी अयनांत, और जो कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में जो होती है ग्रीष्म ऋतु होती है 21 जून के आसपास में, जो कि आज का हमारा समय चल रहा है। और हमको पता है हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, इस वजह से हमारे भारत में इस समय कैसा समय है, इस समय हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। और 22 दिसंबर के आसपास में जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हमारी शीत ऋतु होती है। फिर वही बात आ रही है यहाँ पर कि उत्तरी ध्रुव में जब पृथ्वी जो है विषुव की स्थिति में होती है 21 मार्च के आसपास, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में होता है वसंत का मौसम। और जब यही चीज, और जब उत्तरी गोलार्ध में उसका वसंत का मौसम होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी हमारी शरद ऋतु। और यही चीज जब यहाँ पर आती है, जब पृथ्वी इस तरफ होती है, तब हमारे उत्तरी ध्रुव में होता है शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होता है हमारा वसंत ऋतु। तो ये जो है अपोजिट होते हैं कि जब उत्तरी ध्रुव में वसंत ऋतु होगी तब दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, शरद ऋतु होगी। और वही इधर होगा, अगर उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु है तो दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु होगी। ठीक, अब आती है बात कुछ और चीजों के बारे में। लीप ईयर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, तब फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन की हो जाती है, और ऐसा वर्ष जो है 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, और पता लगाइए कि लीप वर्ष कब होगा। अब जो है हमको लीप वर्ष अगर पहचानना है तो क्या सबसे सही ट्रिक क्या है, जैसे हमारा ये साल चल रहा है 2020, तो इसको क्या है, आप 4 से डिवाइड दे दो तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, ये खत्म, फिर 0, फिर 20 उतरा, तो 4 5 जा 20, ये खत्म, लास्ट में कट गया। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो मान लीजिए हमारा जो लीप ईयर है वो होगा। और अगर आप 2020 का कैलेंडर देखेंगे तो हमारे यहाँ फरवरी जो है इस टाइम पे 29 दिन की हमको मिलेगी। ठीक है, यही होती है ट्रिक अपना लीप ईयर जानने के लिए।
अब बात आती है, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ऋतु परिवर्तन जो है किस वजह से होता है, तो ऋतु परिवर्तन जो होता है परिक्रमण की वजह से होता है। ठीक है, ये मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूँ, आप इसको याद रखिएगा। परिक्रमण की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है और पृथ्वी अपने पथ पर जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। अब बात कर लेते हैं कुछ और हमारे पॉइंट्स के बारे में, अगली तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तरी अयनांत को बता रहा है, जो भी मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी ध्रुव गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है, इसलिए विषुवत व्रत की उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगर पूछ लिया जाए 21 जून को जो है किस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, आपको बता देते हैं 21 जून को जो हमारा परसों का दिन था, आज हमारे 23 तारीख है, तो 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी अयनांत अवस्था। ठीक, इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत अवस्था। और फिर अब जानते हैं, आते हैं यहाँ पे 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जो है प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो जब पृथ्वी जो है 22 दिसंबर के आसपास जो है मकर रेखा की तरफ होते हुए सूर्य की ओर जो झुक जाती है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं दक्षिणी अयनांत स्थिति कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुव वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। तो क्या स्थिति कहलाती है, विषुव कहलाती है। जब पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहलाती है। और ऐसी स्थिति कब बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो है हमारा जो इस समय जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर नहीं पड़ रही होती है, पृथ्वी एकदम सीधी होती है, तब जो है हमारा जो है विषुव की जो है स्थिति बनती है। और इस समय क्या होता है, इस समय जो है हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ये दिन और रात जो है लगभग समान होते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। 21 मार्च की स्थिति के इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें जो है क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है, ठीक है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां पर जो है क्रिसमस के समय गर्मी का मौसम होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है दक्षिणी अयनांत के कारण होता है। ठीक, तो हमारे सामने बस इतना ही चैप्टर था और इसकी जो है हम लोग अब जरा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहला है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है। तो देखो, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण जो है वो है हमारा 23.5 डिग्री। ठीक, वो हमारा कितना है, 23.5 डिग्री। फिर घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो घूर्णन जो है दिन और रात की घूर्णन की वजह से क्या होता है, हमारे दिन और रात होते हैं और पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन की वजह से दिन और रात की जो स्थिति है वो पैदा होती है। फिर है परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने एक पथ पर, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण की वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब बात आती है लीप वर्ष के बारे में। तो लीप वर्ष क्या होता है, तो
एक वर्ष में जो है, एक वर्ष परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगा समय 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। और बाद में इन्हीं 6 घंटों को जोड़ करके एक 24 घंटे का दिन बना दिया जाता है, और लीप वर्ष में जो है फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन की कर दी जाती है। और हमारे जो साल का जो है 365 की बजाय 366 दिन कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिस वर्ष जो है फरवरी 29 दिन की और साल जो है 366 दिन का होगा, उस वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? उस वर्ष को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। अब बात आते हैं उत्तर एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर, ठीक है। तो उत्तर एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर क्या है? उत्तर अयनांत में उस समय जो होती है हमारी पृथ्वी उत्तर ध्रुव की तरफ झुकी हुई होती है, और वहां पर उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ बसंत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत के समय शरद होती है। और दक्षिणी अयनांत में क्या होता है? दक्षिणी अयनांत में जब पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा जो है वो सूर्य की ओर झुका होता है, और तब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ठीक। अब बात आती है कि विषुव क्या है। तो विषुव जो है पृथ्वी की वह स्थिति है 23 सितंबर को होती है, जिसमें पृथ्वी का ध्रुव जो है, कोई सा भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, और पृथ्वी पर दिन और रात जो है, ठीक है, दिन और रात जो है बराबर होते हैं। दिन और रात की स्थिति जो होती है बराबर होती है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं विषुव। अब दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिणी का अयनांत अलग अलग समय में होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और देशांतर और अक्षांश की वजह से जो है समय जो है अलग अलग होता है। अब ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकी हुई है एक जगह पर, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक 23.5 डिग्री के अक्ष में झुकी हुई है। तो जब ऐसी वाली स्थिति में आती है तब पृथ्वी के दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और जब पृथ्वी घूम करके सूर्य के इस तरफ आती है तब पृथ्वी का जो है इस भाग में, उत्तरी भाग में जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो सूर्य की रोशनी इस वजह से होती है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की वजह से जो है पृथ्वी पर 6 महीने, ध्रुवों पर जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। अब बात आती है टिक मार्क वाले क्वेश्चन की। तो टिक मार्क में कह रहे हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कह लेते हैं? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति को कहते हैं परिक्रमण कहते हैं, ठीक, परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? ठीक है, तो सूर्य की सीधी किरणें जो है पृथ्वी पर कब पड़ती हैं? तो 21 जून को, ठीक है, विषुवत वृत्त पर 21 जून को पड़ती हैं। फिर बात आती है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व मैंने आपको अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। फिर कहता है ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु में परिवर्तन जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या आपको पता है 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं, तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं हम लोग घूर्णन भी कहते हैं, ठीक है, घूर्णन कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, ठीक है, हम लोग क्या क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। और एक और चीज है जो मैंने आपको बताया था, पृथ्वी दिन, ठीक है, पृथ्वी दिन भी कहते हैं। तो तीनों चीजें अगर कह दी जाए तो तीनों चीजें ही कह सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दीर्घ वृत्ताकार जो है पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर पड़ती हैं कि दक्षिण ध्रुव पर सीधी पड़ते हैं? ये क्वेश्चन जो है आप खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि अभी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। और फिर पूछ रहे हैं कि कुछ ऋतु में जो है दिन छोटे होते हैं। तो शरद ऋतु में जो है दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में, सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है, हमारे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो ये था हमारे आज का वीडियो का पूरा टॉपिक, पूरा एनालिसिस, पूरी समरी। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है, जो कि इस चैनल का नाम है, आप वो सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। बाद में मैं इस चैनल पर जो है अपने नोट्स की ही समरी को फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा नोट्स के साथ, क्योंकि अभी तक हमने जो है बुक्स को रीड किया है, तो बुक्स की समरी देखी है, और उसके बाद जो है मैं नोट्स की भी समरी को एलाबोरेट करूँगा। पहले मैं जो ये इसकी बुक्स हैं उनको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप ऐसा अगर करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और इस तरह की वीडियो बनाने में मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।